हाय हेलो इन्वेस्टर्स। इस वीडियो के अंदर हम जो है 5 माइक्रो कैप स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जहां हमें जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ देखने मिल रही है। इसके साथ साथ हमें इन माइक्रो कैप स्टॉक्स के अंदर जो है वैल्यूएशन कंफर्ट देखने मिल रहा है। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि ये वीडियो का कोई भी पर्पस जो है आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन देना नहीं है। हमारा पर्पस ये है कि हम जो है आपके साथ एकदम इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडियाज डिस्कस करें ताकि आप एज इन्वेस्टर्स जो है इन आइडियाज़ को इंडिपेंडेंटली जाकर स्टडी कर सको। तो देखो, अब इन माइक्रो कैप कंपनीज को आप कभी भी देखते हो इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से, तो माइक्रो कैप स्टॉक्स के अंदर जो है आपका रिस्क और रिटर्न दोनों भी जो है बहुत ज्यादा होता है। आपका रिटर्न पोटेंशियल भी बहुत इंक्रीज हो जाता है क्योंकि देखो छोटे मार्केट कैप की कंपनी है, छोटे मार्केट कैप की कंपनी को जो है ग्रो करना बहुत सिंपल होता है एज कंपेयर टू आपके बड़े लार्ज कैप कंपनीज। इसके साथ साथ माइक्रो कैप कंपनीज के अंदर अगर आप देखोगे तो इनका जो रेवेन्यू बेस होता है ना वो बहुत छोटा होता है, तो छोटे बेस पे ग्रो करना जो है कंपैरेटिवली फास्टर पॉसिबल होता है। लेकिन एक चीज देखो, मेरी जो एक्सपेक्टेशन होती है ना माइक्रो कैप स्टॉक से वो भी थोड़ी ज्यादा होती है। मतलब कि छोटे बेस वाली कंपनी है ना, तो ऑब्वियसली कंपनी जो है बेयर मिनिमम 100% पे ग्रो करनी ही चाहिए। और इस वीडियो के अंदर जो हम मैक्सिमम कंपनीज डिस्कस कर रहे हैं ना वो लोग जो है 50% प्लस जो है अपनी टॉप लाइन ग्रो कर रही है। और इसके साथ साथ हमें इन कंपनीज के अंदर जो है अर्निंग्स ग्रोथ के ट्रिगर भी देखने मिल रहा है, कहीं मार्जिन एक्सपेंशन देखने मिल रहा है, कहीं ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा है। तो ओवरऑल कंपनीज जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कंपनीज है। तो यहाँ पे एक आपको रिस्क भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कल को कोई भी कंपनी का मैनेजमेंट अगर कंपनी का गाइडेंस रिड्यूस कर देता है या फिर हमें इन कंपनीज के अंदर जो है एग्जीक्यूशन नहीं दिख कर आता है, तो माइक्रो कैप स्टॉक्स जो है ऑटोमेटिकली आपकी लिक्विडिटी जो है बहुत कम होती है। तो अगेन ये सारी कुछ भी दिक्कतें हो जाती है इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन। आपको एज इन्वेस्टर इन कंपनीज को बहुत क्लोजली ट्रैक करना है। कल को अगर कुछ दिक्कत हो जाती है तो स्टॉक को जो है कॉन्स्टेंटली लोअर सर्किट लगता जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है जो कि मैं आप लोगों को जो है हाईलाइट करना चाहूंगा। और फर्स्ट कंपनी के बारे में हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जो पहली कंपनी है उसका नाम है जीएसएम फॉइल्स। अब जीएसएम फॉइल्स का जो बिजनेस है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब ये लोग जो है जो आपके मेडिसिन होती है ना उसके ऊपर वो आपके एल्यूमिनियम फॉइल्स लगे होते हैं जिसके थ्रू आप पॉपअप करके जो है मेडिसिन को निकालते हो। तो ये फॉइल जो होती है, ये पैकेजिंग जो होती है, ये जीएसएम फॉइल्स बनाती है। तो यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो ये लोग जो है दो टाइप के फॉइल्स बनाते हैं। एक होता है ब्लिस्टर फॉइल्स और दूसरा जो होता है एल्यूमिनियम फार्मा फॉइल्स, जो कि ये आपके जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर यूज किया जाता है। फिर इसके साथ साथ इनके जो है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स है, जैसे कि 20, 25, 30 और 40 माइक्रॉन्स के अंदर जो है ये लोग अपने प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि ऑटोमेटिकली पॉलीलैमिनेटेड होते हैं, कोटेड होते हैं, ब्लिस्टर होते हैं और फिर प्रिंटेड फॉइल्स भी जो है ये लोग बनाते हैं, जो कि आप इस पिक्चर के अंदर जो है देख सकते हो। अब इसके बाद ये कंपनी जो है 2029 के अंदर एस्टेब्लिश हुई थी। एज ऑफ नाउ इनका 14 प्लस स्टेट्स के अंदर जो है प्रेजेंस है। ये लोग 20 टू 40 माइक्रॉन्स के बीच में जो है इनका प्रोडक्ट रेंज रिलाय करता है। अब इंटरेस्टिंग बात जीएसएम फॉइल्स के बारे में जो है इनका बिजनेस नहीं है, क्योंकि देखो इनका बिजनेस तो यूनिक है, लेकिन इनके बिजनेस के अंदर अब एल्यूमिनियम फॉइल्स का बिजनेस देखो बहुत हार्ड नहीं है कि यार कोई बिजनेस जो है इसे रेप्लिकेट नहीं कर सकता हो। तो ये बिजनेस जो है आराम से रेप्लिकेट किया जा सकता है, कोई टफ नहीं है। हाँ, बस एक चीज है कि देखो फार्मा के अंदर आप कोई भी बिजनेस करते हो ना तो वहां पे आपके जो है कंपनीज के साथ अच्छे खासे टाइप्स होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके टाइप्स नहीं होंगे, आपके सप्लायर्स आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वो सामान आपसे लेंगे नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है यार कि कल को किसी कंपनी को अगर एल्यूमिनियम फॉइल का बिजनेस बनाना हो तो वो बना नहीं सकता है। तो रेप्लिकेबल तो है बॉस बिजनेस। तो अब इंटरेस्टिंग क्या है इस बिजनेस के अंदर, वो है इसका एग्जीक्यूशन। अब इसके पहले हम आगे बढ़े, मेरे को जो है आपको इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अगर मैं आप लोगों से डिस्कस करूं तो यहाँ अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उनके अंदर ब्लिस्टर फॉइल है। अब ये ब्लिस्टर फॉइल अगर आप देखोगे तो ये आपके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को जो है मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करता है, ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट करता है और आपकी लाइट वगैरह से जो है प्रोटेक्ट करता है। फिर इसके बाद ये एल्यूमिनियम फॉइल जो होता है कंपनी का, वो अगेन ये लोग जो है आपके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए यूज करते हैं और बाकी प्रोडक्ट्स के लिए जो है यूज किया जाता है। तो ये कुछ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बन जाता है। अब कंपनी के नंबर्स की बात करें, जो कि जो है मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, अगर हम Q1 FY25 के अंदर ही कंपनी की टॉप लाइन देखें तो कंपनी ने अपनी टॉप लाइन ग्रो करी है 148% के आसपास से। और हमें जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैड ग्रोथ भी देखने मिली है कंपनी के अंदर, जहां कंपनी ने अपना पैड ग्रो किया 175% से। मतलब क्या कि कंपनी के अंदर हमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सॉलिड ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा है। तो यहाँ अगेन अगर आप देखोगे तो हमें मार्जिन भी जो है कंपनी के इंक्रीज होते हुए दिखे। Q1 FY25 के अंदर इनका जो एबिटा मार्जिन बनकर आ रहा था वो 10% का बनकर आ रहा था, लेकिन अगर आप Q1 FY26 के अंदर देखोगे तो हमें इनके एबिटा मार्जिन के अंदर जो है इंक्रीज देखने मिला है। इनके 65% ऑफ रेवेन्यूज अगर आप देखोगे तो ब्लिस्टर फॉइल से हमें देखने मिलते हैं और जो 30-35% रेवेन्यूज आता है वो इनका जो है फार्मा फॉइल से आता है।
अब इसके साथ साथ इसके अंदर हो क्या रहा है एट द एंड। अब जीएसएम फॉइल्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कैश फ्लोज बनते हुए कभी नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, देखो ये लोग जो है फॉइल्स बनाते हैं, पेपर फॉइल्स वगैरह बनाकर इनके जो फार्मा क्लाइंट्स है ना उनको देते हैं। अब ये फार्मा क्लाइंट्स को कभी भी देते हैं तो इन्हें जो है ये लोग 15-20 डेज का जो है पेमेंट पीरियड प्रोवाइड करते हैं कि आप लोग जो है 20-25 दिन बाद ही जो है हमें पेमेंट देना। और फिर उसके बाद इसलिए ही जो है ये फार्मा क्लाइंट्स वगैरह जो है जीएसएम फॉइल जैसी कंपनी के साथ काम करते हैं, क्योंकि इनका फायदा ये होता है कि यार ये लोग जो है 20-25 डेज बाद जो है इन्हें आराम से पेमेंट दे सकते हैं। तो इसलिए अगर आप देखोगे तो ये लोग जो है कैश फ्लो नेगेटिव ही रहने वाली है कंपनी। ऐसी जो कंपनीज होती है उन्हें क्यूआईपी करनी पड़ती है बार बार, या फिर फंड रेज करने पड़ते हैं अगर उन्हें एक्सपांशन करना है तो, क्योंकि इनके पास पेमेंट जो है ऑल टाइम लेट ही आता है। बट अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप जीएसएम फॉइल्स के मैनेजमेंट का गाइडेंस देखोगे तो उन्होंने गाइडेंस बहुत इंटरेस्टिंग दिया है, जहां ये लोग बता रहे हैं कि ये लोग अपनी टॉप लाइन जो है आराम से 60-70% के आसपास जो है ग्रो कर सकते हैं। एबिटा मार्जिन ये लोग बता रहे हैं कि अभी करंट जो मार्जिन है वो जो है सस्टेन रहेंगे, मतलब 11-12% के आसपास एबिटा मार्जिन जो है ये लोग FY26 के अंदर भी बना सकते हैं। और हमें पैट मार्जिन के अंदर जो है 1 से 2% का जो है इंक्रीज देखने मिल सकता है जब ये लोग जो है फुल कैपेसिटी एक्सपांशन करेंगे। तो अभी जो कंपनी का करंट पैट है ना, आप वहां से 1% ले लेना और आप उस तरीके से कंपनी का फॉरवर्ड पी जो है आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये एक इंटरेस्टिंग कंपनी है। बस इनके ऊपर अगेन मैं आपको एक और रिस्क हाईलाइट करना चाहूंगा कि देखो एल्यूमिनियम के प्राइसेस जिस तरीके से फ्लक्चुएट होते हैं उस हिसाब से इनके मार्जिन्स भी जो है आप लोगों को फ्लक्चुएट होते हुए दिखेंगे। तो ये एक रिस्क है कि कमोडिटी के प्राइसेस के ऊपर जो है ना ऑटोमेटिकली कंपनी के मार्जिन्स फ्लक्चुएट होते जाएंगे। तो स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास के अंदर सिखाया हुआ है। ये मास्टर क्लास का प्राइस जो है मैंने सिर्फ 2000 रुपीज रखा हुआ है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, और इस वर्कशॉप का प्राइस जो है मैं कुछ टाइम बाद इंक्रीज करने वाला हूँ, 3000 रुपीज के आसपास करने वाला हूँ। इस वर्कशॉप के अंदर ओवर 200+ लोग जो है एनरोल कर चुके हैं, और जितने भी लोग एनरोल है सबने मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिव्यू दिए इस क्लास के बारे में। इसके साथ साथ अगर आपको जेन्युइनली कुछ इक्विटी रिसर्च सीखना है, अगर आपको जेन्युइनली आपके लाइफ में कुछ करना है, अगर आप इरिटेट हो गए हो, आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीखना है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है मार्केट के अंदर चीजें कैसे चलती है, आप बस ये यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, उस पर स्टॉक मार्केट के डिसीजन ले रहे हो, कुछ टेलीग्राम ग्रुप पे आप एडेड हो, या फिर कोई दोस्त आपको टिप्स दे रहे हैं तो आप उस पे डिसीजन ले रहे हो, या फिर आप ढंग से जो है मार्केट के अंदर रिसर्च नहीं कर पा रहे हो, तो आपके लिए जो है जीरो टू हीरो इक्विटी रिसर्च वाली जो क्लास है ये मस्ट नीडेड है। और ये 20 आवर्स का कंटेंट जो है आपको देखना है। इस क्लास के अंदर आपके 20 आवर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, ये आपको देखना है। इसके साथ साथ इसमें टोटल 11 सेशंस है। इसमें आपको पीपीटी भी मिलेगी जो मैं यूज कर रहा हूँ। इसके साथ साथ डिफरेंट सेक्टर के लिए डिफरेंट चेकलिस्ट होती है जो कि हमें फॉलो करनी चाहिए। हर एक सेक्टर की अलग मेंटल मॉडल होता है। जैसे कि हॉस्पिटल्स के लिए हमें कुछ और देखना चाहिए, आप ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए देखोगे तो हमें कुछ और ट्रैक करना चाहिए। फिर उसके बाद आप कैपिटल मार्केट वाली कंपनीज देखोगे, या कैपिटल गुड्स वाली कंपनीज देखोगे, लैब ग्रोन डायमंड कंपनीज देखोगे, गोल्ड कंपनीज देखोगे। तो हर एक सेक्टर के अंदर जो है हमें अलग अलग चेकलिस्ट फॉलो करनी पड़ती है, अलग अलग चीजें ट्रैक करनी पड़ती है कंपनीज के अंदर। तो इस मास्टर क्लास के अंदर आप सीखोगे कि कौन से सेक्टर के अंदर हमें क्या देखना है। आप आराम से एक बार आपने 20 आवर्स का कंटेंट देख लिया, आपको कंपनीज ट्रैक करनी स्टार्ट करनी है, और फिर आप जो है कोई भी कंपनी को ट्रैक कर सकते हो, नॉट किडिंग। इसके साथ साथ जो है मैं आपको इस मास्टर क्लास के अंदर सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से एआई को अपने रिसर्च के अंदर यूज कर सकते हो, लेवरेज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जो है आपको वैल्यूएशंस के बारे में भी सिखाया हुआ है कि आप किस तरीके से कोई भी स्टॉक को जो है वैल्यू कर सकते हो मार्केट के अंदर विद इन मिनट्स। वो सीएफए वाले लोग होते हैं ना, वो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स मॉडल सिखाते हैं आपको, डीसीएफ मॉडल, ये मॉडल वो मॉडल, आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रियल लाइफ के अंदर अगर हम स्टॉक मार्केट के अंदर होते हैं तो ये सारी चीजें जो है एप्लीकेबल नहीं होती है, फाइनेंस वाली चीजें। तो आप भले ही एमबीए फाइनेंस हो या फिर आपका स्टॉक मार्केट के अंदर कोई बैकग्राउंड नहीं है, आपको जो है ये मास्टर क्लास के अंदर एनरोल कर लेना चाहिए अगर आपको जेन्युइनली स्टॉक मार्केट के बारे में जो है सीखना है। यहाँ पे मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हो, जहां मैं अपना पोर्टफोलियो रिवील करूंगा आप लोगों को, और अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक से जो है मैंने आपको सारी चीजें सिखाई है। तो ये 2000 का प्राइस है, ये कुछ भी नहीं है। और जो वैल्यू आपको इस मास्टर क्लास के अंदर मिलेगी ना, वो बहुत ज्यादा, इनफैक्ट 100x ज्यादा होगी जो प्राइस आप पे कर रहे हो। और डेली मुझे मेल्स आते रहते हैं, डेली मुझे डीएम्स आते हैं, व्हाट्सअप पे आता है, एक्स पे आता है, जीमेल पे मेल्स आते होते हैं। लोग जो है डेली मुझे बता रहे होते हैं कि भाई मास्टर क्लास के बाद जो है हमें कॉन्टेंट बहुत अच्छा लगा, एकदम सुपर कॉन्टेंट है, क्योंकि लोग आपको स्टॉक मार्केट कोर्सेज के नाम पे कचरा बेच रहे हैं, आपको बेसिक चीजें सिखा रहे हैं। और इस मास्टर क्लास के अंदर आप एकदम एडवांस चीजें सीखोगे, और वो चीजें सीखोगे जो कि आपको मार्केट के अंदर एक्चुअली रेलेवेंट है।
और इसके साथ साथ लोग मुझे बताते हैं कि यार भाई हमने मास्टर क्लास देखने के बाद हमारा पूरा पोर्टफोलियो रिबैलेंस कर लिया। इसके साथ साथ लोग मुझे ये भी बता रहे हैं कि हमने कंपनीज को ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया है। कुछ लोगों ने तो कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है, तो वो लोग भी जो है कॉन्स्टेंटली टच के अंदर है। और एक और चीज़, मास्टर क्लास देखने के बाद अगर आपको कभी भी डाउट आता है कोई भी स्टॉक रिलेटेड या कोई भी चीज़ रिलेटेड, तो आप जो है मुझसे वन ऑन वन भी कनेक्ट कर सकते हो, या तो मेरे एक्स के ट्विटर के डीएम्स के अंदर, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, या मेल और डीएम्स पे कनेक्ट करोगे तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो मास्टर क्लास के लिए एनरोल कर लेना, लिंक नीचे जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। और ये वैल्यू जो आपको मिलेगी ना इस प्राइस के लिए, वो कंपैरेटिवली 100x ज़्यादा है। तो ये 2000 रुपीज़ के लिए जो है सोचो मत, हमें जो है इग्नोरेंस टैक्स पे नहीं करना है हमारे लाइफ के अंदर। और ये सारी चीज़ें जब हम लर्निंग पे मिस आउट कर देते हैं ना, तो हम जो है इग्नोरेंट टैक्स पे करते हैं। तो जीएसएम फॉइल्स एक इंटरेस्टिंग कंपनी है जिसको आप जाकर स्टडी कर सकते हो। अब जीएसएम के बाद एक और छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी, जो कि आपके कॉफ़ी वाले सेगमेंट के अंदर काम करती है। ये कंपनी का नाम है विंटेज कॉफ़ी। अब विंटेज कॉफ़ी को अगर आप देखोगे तो पहले ये लोग जो थे सिर्फ B2B थे, मतलब क्या, ये लोग कॉफ़ी को जो है मैन्युफैक्चर करते थे, आपकी कॉफ़ी बीन्स वगैरह। अब कॉफ़ी बीन्स को किस तरीके से मैन्युफैक्चर करते हो, आप जो है इन्हें पहले एक्सपोर्ट कर कर मंगवाते हो आपके पास। तो ये कहाँ से आता है, यूजुअली ब्राज़ील से आता है। अब इतने टाइम से क्या हो रहा था, सीसीएल जैसी कंपनीज अगर आप ट्रैक करते हो, कॉफ़ी इंडस्ट्रीज को अगर आप ट्रैक करते हो, तो आपको आइडिया होगा कि ये जो कॉफ़ी के जो प्राइजेस है ना, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए थे। तो जब कॉफ़ी के प्राइजेस इंक्रीज होते हैं तो इन कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इन्हें डेट उठाना पड़ता है, तो इसलिए सीसीएल जैसी कंपनी जो थी थोड़ी परेशानी के अंदर थी, और उन लोगों को जो है इतने ज़्यादा ऑर्डर्स भी नहीं मिल रहे थे क्योंकि कॉफ़ी के प्राइजेस के अंदर वॉलिटिलिटी थी। बट अभी ब्राज़ील के अंदर कॉफ़ी की थोड़ी सप्लाई आई है, तो नॉर्मलाइज होने स्टार्ट हो गए कॉफ़ी के प्राइजेस। 20-30% से जो है फिर से कॉफ़ी के प्राइजेस के अंदर हमें फॉल देखने मिला है, जो कि ये कॉफ़ी कंपनीज के लिए अच्छी बात है। फिर इसके साथ साथ अगर हम इनके प्रोडक्ट रेंज की बात करें, तो यहाँ इनका ये लोग जो है इंस्टेंट कॉफ़ी सेल आउट करते हैं। फिर इसके साथ साथ इनकी खुद की पैकेजिंग रेंज भी है, जहाँ अगेन ये लोग टिन्स बनाते हैं, सैचेट्स बनाते हैं, पाउचेस बनाते हैं। पहले ये लोग क्या करते थे, ये आपके जो B2B प्लेयर्स है ना, उन्हें ही कॉफ़ी बनाकर दे देते थे। बट अब ये लोग क्या कर रहे हैं, खुद का ब्रांडिंग भी कर रहे हैं, छोटे पैकेट्स के तरफ जा रहे हैं, सैचेट्स के तरफ जा रहे हैं। तो अगेन इनके मार्जिन्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है हमें इनके मार्जिन्स बेटर होते हुए देखने मिलेंगे, जो कि हमें B2B प्लेयर के अंदर अगर आप देखोगे तो मार्जिन कंपैरेटिवली कम देखने मिलते हैं ये वाले बिजनेस से। फिर इसके साथ साथ अगर आप इंस्टेंट कॉफ़ी मार्केट की बात करोगे तो 2025 में ये जो मार्केट है वो $122 बिलियन के आसपास का है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि 2028 तक ये मार्केट जो है $139 बिलियन के आसपास चल जाएगा। फिर इसके साथ साथ इंडिया के अंदर कॉफ़ी जो है कॉन्स्टेंटली ग्रो करता जा रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड हमें दिख रहा है। लोग जो है हर चीज़ को देखोगे, वॉचेस भी लोगों को प्रीमियम चाहिए। एयर इकोनॉमी के अंदर अगर आप देखोगे तो लोग इकोनॉमी क्लास से ज़्यादा फर्स्ट क्लास प्रेफर कर रहे हैं। कार्स के अंदर भी अगर आप देखोगे तो लोग जो है SUVs प्रेफर कर रहे हैं। तो वैसे ही बेवरेजेस के अंदर अगर आप देखोगे तो लोग प्रेफर कर रहे हैं वो एक्सपेंसिव कैफे जाए, वहाँ पे जाके कॉफ़ीज पे स्पेंड करे, या घर पे भी जो है लोग कॉफ़ी पिए। तो जो इंडिया के अंदर टी वाला ट्रेंड है ना, वो तो ट्रेंड है ही भाई, लेकिन जो कॉफी वाला ट्रेंड है ना, वहां पे भी जो है धीरे धीरे लोग शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मेगा ट्रेंड है कॉफी वाला भी। तो इसलिए इंडिया के अंदर कॉफी का अगर आप पेनिट्रेशन देखोगे तो बहुत कम लोग होते हैं जो कि कॉफी पीते हैं इंडिया के अंदर एज ऑफ नाउ भी। मैक्सिमम लोग चाय ही पीते हैं अभी भी। तो इसलिए आप देखोगे तो कॉफी का जो ट्रेंड है आते जा रहा है। तो ओवरऑल इन सारी कंपनीज के अंदर जो है ग्रोथ तो हमें देखने मिलेगी ही। अब इसके बाद एक इंटरेस्टिंग बात करता हूँ आपसे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपका जो विंटेज कॉफ़ी है, यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो कंपनी की ग्रोथ रेट जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। हमें कंपनी आराम से पिछले 6 से 7 क्वार्टर से जो है ओवर 100% अपनी टॉप लाइन ग्रो करते हुए दिखी है। अब इसके साथ साथ हमें जो है इस कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग सॉलिड ऑपरेटिंग लेवरेज भी देखने मिल रहा है। अगर मैं Q1 FY26 की बात करूँ तो 130% से जो है इन्होंने अपनी टॉप लाइन ग्रो करी है, और पैट ग्रोथ जो है हमें 200% की देखने मिली है। लेकिन देखो, अब इसका ये मतलब नहीं है ना कि यार ये लोग अभी 100% पे ग्रो कर रहे हैं, मतलब ये लोग कॉन्स्टेंटली जो है 100% पे ग्रो करते रहेंगे। ये चीज़ जो है तभी पॉसिबल है जब इनके पास जो है कैपेसिटी होगी। एज ऑफ नाउ अगर हम विंटेज कॉफ़ी की बात करें तो इनकी जो कैपेसिटी है ऑलरेडी अच्छी खासी यूटिलाइजेशन पे चल रही है। Q1 FY26 के अंदर इनकी जो कैपेसिटी है वो ऑलरेडी 100% यूटिलाइजेशन पे चल रही है। और अगर आप FY25 के अंदर देखोगे तो उस टाइम पे इनकी कैपेसिटी जो थी 85% के आसपास जो है यूटिलाइजेशन पे चल रही थी। तो अब देखो, आपकी कैपेसिटी जब 100% यूटिलाइजेशन पे चल रही है और अगर आपकी कंपनी के अंदर आपको ग्रोथ लेकर आनी है तो आपको आपकी कैपेसिटी जो है इंक्रीज करनी पड़ेगी, नहीं तो ऑटोमेटिकली आपकी कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ है
वो रिड्यूस हो जाएगी। एज इन्वेस्टर जो है हमें इस तरीके से सोचना चाहिए। लोग क्या सोचते हैं कि यार देखो पहले कंपनी ने 100% से ग्रो किया है ना, मतलब अभी भी जो है कंपनी 100% से ग्रो कर सकती है। ये जो है सबसे गलत तरीका है सोचने का। और ये जो है मैंने आपको सारी चीजें जो है मास्टर क्लास के अंदर भी सिखाई हुई है। तो मास्टर क्लास के लिए अब तक आपने रजिस्टर नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हो। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इनकी जो है नई कैपेसिटी भी आने वाली है Q1 FY26 के अंदर जो है इन्होंने बताया। और अगेन Q2 FY26 के लिए भी जो है इनके पास ऑर्डर्स वगैरह आ रहे हैं और इनकी कैपेसिटी अबाउट कुछ 5000 MTA के आसपास जो है आने वाली है। एज ऑफ नाउ इनकी कैपेसिटी जो है 6500 MTA के आसपास है। तो टोटल अगर आप देखोगे तो इनकी कैपेसिटी आराम से 11,000 MTA के आसपास जो है हमें इंक्रीज होते हुए देखने मिलेगी। लेकिन ये कैपेसिटी अभी नहीं आ रही है, ये 2026 के मार्च में आने वाली है। तो अभी कैपेसिटी आने को बहुत 6 to 7 मंथ्स का टाइम है। तो हाई चांसेस है कि कंपनी अभी जिस पेस पे ग्रो कर रही है, मतलब 100% का ग्रोथ रेट हमें देखने मिल रहा है कंपनी के अंदर, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट जो है हमें आपका FY26 के अंदर ना देखने मिले, क्योंकि इनकी कैपेसिटी नहीं आ रही है। लेकिन अगेन FY27 का ईयर देखोगे, FY28 का ईयर देखोगे, तब से हमें ग्रोथ रेट जो है कंपनी की वो इंक्रीज होते हुए देखने मिलेगी। तो यहाँ पे अगेन अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट ये भी बता रहा है कि इनके जो है प्रेफरेंशियल इश्यूज हुए, जहां पे इन्होंने 215 करोड़ के आसपास जो है रेस किया हुआ है। और इसके साथ साथ ये लोग जो है इनकी कैपेसिटी 11,000 MTA के आसपास लेकर जाने वाले, और FY27 में भी ये अपनी कैपेसिटी जो है इंक्रीज करने वाले अबाउट 5,000 MTA पर से। तो वहां पे अगेन अगर आप देखोगे तो ये 5,000 जो है इनके 11,000 MTA के ऊपर जो है ऐड होगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात हो जाती है। तो ओवरऑल इस साल ग्रोथ रेट थोड़ी कम होगी, लेकिन FY27 और उसके बाद जो है हमें फिर से कंपनी के अंदर आराम से ग्रो करते हुए कंपनी दिखेगी इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन। तो यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो अगले साल हमें, इस साल हमें कंपैरेटिवली ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा देखने मिलेगा, क्योंकि देखो आप जब हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे काम करते हो ना, तब आपके कंपनी के जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो फिक्स्ड ही होते हैं। और जितना ज्यादा आप यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है उसके साथ साथ टॉप लाइन भी इंक्रीज हो रहा है, तब कंपनी के अंदर जो है ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात होती है। तो अगर हम कंपनी की बात करें तो इन्हें अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज 2026 FY के अंदर देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे अगेन अगर हम सोचे तो हमें 70-80% की पैड ग्रोथ कंपनी के अंदर आराम से देखने मिल सकती है। तो उस हिसाब से आप कंपनी का जो है फॉरवर्ड पी भी कैलकुलेट कर सकते हो वैल्यूएशन वाइज अगर आप करोगे तो, जो कि यार इंटरेस्टिंग लगता है। मतलब अगर हम 50% कोई करे और कंजर्वेटिवली अगर हम 80% का भी पैड ग्रोथ अज्यूम करें तो 90 करोड़ का पैड जो है कंपनी आराम से बना सकती है। और यहाँ से अगर हम कंपनी का मार्केट कैप कैलकुलेट करें तो कंपनी का जो फॉरवर्ड पी बनकर आता है ना, वो 21 से 25 के रेंज में बनकर आएगा। तो यार वैल्यूएशन वाइज जो है कंपनी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि यार आप लोगों से जो है डिस्कस करना चाहिए कंपनी को। एज ऑफ नाउ इनके डोमेस्टिक रेवेन्यूज अगर आप देखोगे तो वो इतने ज़्यादा नहीं है। फिर इसके साथ साथ ये लोग आपके मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ के साथ भी काम करते हैं, US और यूरोप के साथ भी काम करते हैं, और आपके जो है साउथ ईस्ट एशिया के थ्रू भी काम करते हैं। इनका रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन अगर हम देखें तो टॉप 5 कस्टमर से जो है कंपनी के अबाउट 41% ऑफ रेवेन्यूज आ रहे हैं, और जो इनके अदर कस्टमर से वहां से जो है हमें अबाउट 59% ऑफ रेवेन्यू जो है वो देखने मिल रहा है। तो ये एक इंटरेस्टिंग बातें चल रही है आपकी विंटेज कॉफी के साथ। तो आपको ये देखना है कि कैपेसिटी किस तरीके से आ रही है, वो आपको देखना है। वो तो मैनेजमेंट ने अच्छा है प्रेस रिलीज करा, तो इससे जो है हमें आइडिया लगता, नहीं तो अगर ये प्रेस रिलीज नहीं आता तो एज इन्वेस्टर जो है हमें इतनी ज्यादा क्लैरिटी नहीं बनकर आती कंपनी की। तो विंटेज के बाद एक और बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है पावर स्पेस के अंदर, और इस मैनेजमेंट का जो एग्जीक्यूशन है ना मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसका नाम है विवियाना पावर टेक। अब इन्होंने जो है अभी इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन रिलीज किया है इनका, और विवियाना पावर टेक के अंदर अगर आप देखोगे तो ये कंपनी जो है आपके EPC प्रोजेक्ट्स के अंदर काम करती है, जो कि आपके T&D सेक्टर के अंदर है। तो ये लोग डिफरेंट टाइप ऑफ EPC प्रोजेक्ट्स के अंदर काम करते हैं, जैसे कि सप्लाई, इरेक्शन एंड टेस्टिंग एंड कमीशन ऑफ पावर ट्रांसमिशन लाइंस। फिर इसके साथ साथ ये लोग जो है आपके एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ऑफ सबस्टेशंस भी बनाते हैं। पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के अंदर भी ये लोग EPC के अंदर काम करते हैं। फिर ये लोग आपके अंडरग्राउंड केबल लेयरिंग के अंदर भी काम करते हैं। और ओवरऑल T&D स्पेस के अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा टेलविंड्स है, और जो भी कंपनी T&D स्पेस के अंदर काम कर रही है ना, वहां पे जो है हमें टेलविंड देखने मिल ही रही है। और वहां पे इन सारी कंपनीज के अंदर हमें नंबर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने मिल रहे हैं। टॉप लाइन ग्रोथ, ऑर्डर बुक ग्रोथ, हर चीज ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने मिल रही है, क्योंकि ओवरऑल आपका पावर ग्रिड भी जो है बहुत ज्यादा बड़ा कैपेक्स करने वाला है इन कमिंग ईयर्स। डेटा सेंटर की वजह से हमें टेलविंड देखने मिल रही है। T&D के ऊपर भी स्पेंडिंग इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई है, इसलिए भी जो है हमें टेलविंड देखने मिल रही है। तो ओवरऑल ऑर्डर के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। और इसके साथ साथ ये विवियाना पावर टेक जो है बहुत छोटी कंपनी है।
FY29 के FY25 के अंदर ही अगर आप देखोगे तो इन्होंने 219 करोड़ की टॉप लाइन करी थी। तो उस हिसाब से तो यार स्केल वाइज अगर आप देखोगे तो बहुत छोटी कंपनी है। तो इस कंपनी को बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोथ रेट पे ग्रो करना जो है पॉसिबल है। कंपनी के अभी तक 70 प्लस प्रोजेक्ट जो है ये लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इनके पास 1000 करोड़ की ऑर्डर बुक पड़ी हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात बन जाती है, क्योंकि इनका FY25 का ही रेवेन्यू था आपका 200 करोड़ के आसपास का। तो वहां से अगर आप देखोगे तो FY25 का जो रेवेन्यू बेस है वहां से कंपनी के पास लगभग 5x के आसपास ऑर्डर बुक पड़ी हुई है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग बात है। इसका ये मतलब है कि जितनी ज्यादा ऑर्डर बुक कंपनी के पास पड़ रहेगी उतना ज्यादा इनके पास एग्जीक्यूशन का रनवे जो है बनकर आता है। इस तरीके से जो है हमें एज इन्वेस्टर सोचना होता है, और हर एक सेक्टर के लिए डिफरेंट मेट्रिक होता है जो कि हमें एज इन्वेस्टर जो है ट्रैक करना है। जैसे कि जब हम ईपीसी कंपनीज को देखें तब हमें जो है ऑर्डर बुक पे फोकस करना है। जब आप कैपिटल मार्केट वाली कंपनीज को देख रहे हो, वेल्थ मैनेजमेंट वाली कंपनीज को देख रहे हो, तो वहां पे रिकरिंग रेवेन्यू से कितने रेवेन्यूज आ रहे हैं उस पर हमें फोकस करना है। ट्रांजैक्शनल रेवेन्यूज है उस पर फोकस करना है। सीडीएमओ के अंदर आपको मॉलिक्यूल्स पे फोकस करना है। तो डिफरेंट सेक्टर्स के लिए डिफरेंट मेट्रिक्स होते हैं, और ये सारी चीजें जो है मैंने आपको मास्टर क्लास के अंदर सिखाई हुई है। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है मास्टर क्लास का दिया हुआ है, अगर आपने अब तक एनरोल नहीं किया है। तो 2025 में अगर आप देखोगे तो इनके पास 1000 करोड़ की ऑर्डर बुक पड़ी हुई है 2024 में। अब 2024 की जो स्टोरी है ना, इनकी बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यहाँ पे इन्होंने जो है 66 करोड़ का रेवेन्यू किया था। ये लोग बता रहे थे कि 2025 में हम 125 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे। अब ये 125 करोड़ का जो गाइडेंस है वो उन्होंने इंक्रीज किया और 160 करोड़ किया, और 160 करोड़ का भी इन्होंने इंक्रीज कर 219 करोड़ का टॉप लाइन किया। तो गाइडेंस मैनेजमेंट ने जो है अंडर प्रॉमिस किया और बहुत ज्यादा 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 ओवर डिलीवर किया। तो ये मुझे विवियाना पावरटेक के बारे में जो है बहुत इंटरेस्टिंग बात लगती है। अब इसके साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे हाई चांसेस है कि जो मैनेजमेंट अब भी गाइडेंस दे रहा है विवियाना के केस में, वो जो है ये लोग ओवरटेक कर सकते हैं। जब हम इंडियन मार्केट का आउटलुक देखें तो आपका पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला मार्केट जो है 4% CAGR के आसपास लगभग ग्रो करने वाला है FY30 तक। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर वाला मार्केट आपका 4.92% CAGR के आसपास ग्रो करेगा। पावर ट्रांसमिशन इक्विपमेंट का मार्केट एक्सपेक्टेड है कि 6.8% CAGR के आसपास ग्रो करे। EHV सबस्टेशन का 5.8% CAGR 5.08% के आसपास जो है ग्रो करने वाला है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने पूरा पावर सेक्टर को जो है एक्स पे जो है एक वीडियो पोस्ट कर रखा हुआ है, यूट्यूब पे भी वीडियो पोस्ट करा हुआ है, जहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेगा सेक्टर अगर आप सर्च करोगे मेरे प्रोफाइल पे तो आपको पूरा जो है पावर सेक्टर मैंने कवर किया हुआ है ये 40 मिनट्स के वीडियो में। अब वो आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे आप सर्च करोगे ना तो आपको मिल जाएगा ये वाला वीडियो। तो उससे आपको पूरे पावर सेक्टर के अंदर कौन से प्लेयर्स बनकर आते हैं ना उनके बारे में आइडिया लग जाएगा। अब इसके साथ साथ अगेन अगर आप देखोगे तो ये लोग जो है इनकी कैपेसिटी एक्सपांड कर रहे हैं। तो एक्सपेंशन भी जो है हमें कंपनी के अंदर देखने मिल रहा है। केपेक्स भी कर रही है कंपनी। गाइडेंस भी इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। जैसे कि FY26 के लिए मैनेजमेंट ये बता रहा है कि इनके रेवेन्यूज जो है हमें FY25 से मोर देन डबल होते हुए देखने मिलेंगे। और इसके साथ साथ FY27 के लिए भी जो है ये लोग लगभग 80-90% का टॉप लाइन का गाइडेंस दे रहे हैं। तो ओवरऑल कंपनी ने जो गाइडेंस दिया हुआ है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिया हुआ है, और ग्रोथ भी जो है हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने मिल सकती है। अगर कंपनी का पैट मार्जिन अगर मैं लूँ तो कुछ इन्होंने 9 to 10% का पैट मार्जिन का गाइडेंस दिया हुआ है FY26 के लिए। तो वहाँ से भी अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो कंपनी का जो है आपका फॉरवर्ड पीई जो है वो 15 के आसपास का बनकर आता है। तो फॉरवर्ड पीई वाइज जो है कंपनी बहुत ज़्यादा चीप है, लेकिन आपको अगेन एज इन्वेस्टर जो है एग्जीक्यूशन पे फोकस करना पड़ेगा। अगर एग्जीक्यूट करता हुआ नहीं दिखा हमें कंपनी, तो कंपनी के अंदर जो है हमें डी रेटिंग फिर से देखने मिल सकता है। तो ये चीज़ जो है ध्यान रखना पड़ेगा। और माइक्रो कैप्स के अंदर वॉलेटिलिटी भी होती है। अब विवियाना के बाद एक और कंपनी है जो कि आपके रोड ईपीसी के अंदर है। कंपनी का नाम है एवीपी इंफ्रा। इनकी भी ऑर्डर बुक बहुत ज़्यादा हेल्दी है और हमें कंपनी भी जो है अच्छी खासी फास्ट रेट पे ग्रो करते हुए दिखी है। अब एवीपी इंफ्रा की बात करें तो ये लोग जो है हाफ ईयरली नंबर्स पोस्ट करते हैं। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द कंपनीज हमने इनके अंदर डिस्कस किए वीडियो के अंदर, ये सारी कंपनीज हाफ ईयरली नंबर्स रिपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो कुछ कंपनीज का मैनेजमेंट ऐसा बनकर आता है जो कि अपने नंबर जो है देता रहता है क्वार्टरली भी। जैसे कि विवियाना का मैनेजमेंट जो है वो क्वार्टरली अपडेट्स देता होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपके इंडस्ट्री के अंदर जो है रोड इंफ्रा के अंदर अगर हम बात करें तो इधर भी हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स देखने मिल रही है।
जैसे कि अगर आप देखोगे तो इंडियन गवर्नमेंट जो है टारगेट कर रही है कि इंडिया को ये लोग $5 ट्रिलियन के आसपास की इकोनॉमी बना दे, और ओवरऑल 10 लाख करोड़ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का आउटले था FY24 के अंदर। हाईवेज पे भी जो है बहुत ज़्यादा स्पेंड किया जा रहा है, अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर भी जो है बहुत ज़्यादा स्पेंड किया जा रहा है। तो ये तो जो है आपकी सेक्टर की बातें हो गई। अब एवीपी इंफ्राकॉन का एक मैं आपको रिस्क बताऊँ तो कंपनी के जो मैक्सिमम रेवेन्यू जो है, इनफैक्ट FY25 में पूरे रेवेन्यू जो है इनके तमिलनाडु से आ रहे थे। तो यहाँ पे आपको देखना है कि मैनेजमेंट ये बता रहा है कि FY26 के अंदर इनके 25 से 30% ऑफ रेवेन्यू जो बनकर आते हैं वो जो है हमें बाकी स्टेट से भी देखने मिलेगी, क्योंकि ये वहाँ पे भी एक्सपांड कर रहे हैं। और इसके बाद मैनेजमेंट ये गाइड कर रहा है कि ये लोग आराम से 21% का एबिटा मार्जिन जो है मेंटेन कर कर चल सकते हैं। और FY24/25 अगर आप देखोगे तो हमें कंपनी के अंदर जो है 80% की ग्रोथ देखने मिली। और रीजन बॉस वही सिंपल है कि यार कंपनी का जो है बेस छोटा है। तो जहां आपकी बाकी रोड ईपीसी कंपनीज सफर कर रही थी, ये कंपनी ने जो है 80% का ग्रोथ दिखाया, और ऑपरेटिंग लेवरेज भी जो है हमें कंपनी के अंदर देखने मिल रहा है। तो ईवीपी इंफ्राकॉन भी इंटरेस्टिंग कंपनी है, लेकिन अगेन अगर आप इंफ्रा वाली कंपनीज देख रहे हो तो वहां पे आपको वैल्यूएशन मल्टीपल के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपनीज को जो है जैसे कि इंफ्रा वाली रोड ईपीसी कंपनीज हो गई, वाटर ईपीसी कंपनीज हो गई, इन्हें मार्केट जो है इतना ज्यादा मल्टीपल नहीं दे रहा है। आपकी टीएनडी वाली जो ईपीसी कंपनीज है ना, उन्हें कंपैरेटिवली मार्केट जो है हायर मल्टीपल दे रहा है, क्योंकि उस सेक्टर के अंदर जो है बहुत ज्यादा टेलविंड्स हमें देखने मिल रही है। अब इसके साथ साथ एवीपी इंफ्रा के बाद एक और बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है, इसका बिजनेस मॉडल भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। इसका नाम है क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विस। अब ये जो है ना आपके आईएफएम सेक्टर के अंदर काम करती है। अब आईएफएम सेक्टर मतलब इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट वाला सेक्टर। अब क्रिस्टल का भी वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो कंपनी जो है 15 के पी के ट्रेलिंग 12 मंथ्स के पी पे जो है ट्रेड कर रही है। अब कंपनी के नंबर्स की बात करें तो हमें Q4 के अंदर 36% का टॉप लाइन ग्रोथ देखने मिला, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग था। और अगेन Q1 के अंदर अगर आप देखोगे तो हमें 17% का जो है कंपनी के अंदर टॉप लाइन ग्रोथ देखने मिला। एज ऑफ नाउ अगर हम देखें तो हमें कंपनी के अंदर बिल्कुल भी पैड ग्रोथ नहीं देखने मिली है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी ने अगेन 139 क्लाइंट्स के आसपास ऐड करे 2025 में। ग्रोथ हमें देखने मिल रही है कंपनी के अंदर इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन अगर आप देखोगे तो। अब क्रिस्टल की मैं बात करूं तो इनका मैनेजमेंट जो है 18 to 20% का टॉप लाइन के लिए जो है गाइडेंस देकर चल रहा है। अब इसके साथ साथ ये आईएफएम वाला स्पेस जो है ना, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो हमारी जो सर्विसेज होती है, जैसे कि आपको अगर गार्ड चाहिए, अब बेसिकली क्रिस्टल करता क्या है, मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझाता हूँ ताकि आपको चीज़ें जो है ओवर कॉम्प्लिकेट ना हो। अब इंटीग्रेटेड फैसिलिटी सर्विसेज जो होती है ये आपकी दो सर्विसेज के अंदर डिवाइडेड होती है। एक होता है सॉफ्ट सर्विस और दूसरा होता है हार्ड सर्विस। तो हार्ड सर्विस के अंदर आपका पेस्ट कंट्रोल जैसी सर्विसेज आ जाती है, फेकेड क्लीनिंग जैसी सर्विस आ जाती है। सॉफ्ट सर्विसेज अगर हम देखें तो हाउस कीपिंग आ जाता है, सैनिटेशन आ जाता है, पेंट्री सर्विसेज आ जाता है। अब जो भी एक बहुत एग्जांपल आपको एक देता हूँ, बॉम्बे एयरपोर्ट के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, उनके आप जैकेट देखना वहां पे उन्होंने क्रिस्टल लिखा होता है, क्रिस्टल का नाम आपको जो है वहां पे दिख जाएगा। तो क्रिस्टल जो है ज्यादा आपके गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर काम करता है। तो जहां पे भी गवर्नमेंट इंफ्रा हो रहा है, गवर्नमेंट केपेक्स हो रहा है, तो वहां पे आप देखोगे तो जो गार्ड्स होते हैं या फिर आप देखो नॉर्मली जो लोग होते हैं वहां पे काम कर रहे हैं, तो उन्हें जो है क्रिस्टल भिजवाता है। या फिर नॉर्मली आप घर पे भी देखोगे तो आपको हाउस कीपिंग के लिए लोग चाहिए, या फिर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल आ रहा है वहाँ पे इनको हाउस कीपिंग के लिए लोग चाहिए, क्लीनिंग के लिए लोग चाहिए, तो ये सारे लोग जो है क्रिस्टल प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ ये लोग जो है अगेन आईएफएम से कंपनी के जो है कुछ 47% ऑफ रेवेन्यूज आते हैं ये वाले सेगमेंट से। अब ये कंपनी जो है आपके स्टाफिंग सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है, आपके पेरोल मैनेजमेंट भी प्रोवाइड करती है। मतलब क्या कि आपको ऐसा लग रहा है कि यार आपके कंपनीज के अंदर एम्प्लॉयज कम हो रहे हैं या ऐसा कुछ दिक्कत चल रहा है, तो ये लोग जो है आपके कंपनीज को जो है एम्प्लॉयज भी प्रोवाइड करवा देंगे। तो वहां से इनके कुछ 34% ऑफ रेवेन्यूज आ रहे हैं। फिर ये लोग अभी सिक्योरिटी गार्ड के अंदर भी एंटर हुए। अब सिक्योरिटी गार्ड के अंदर अगर आप देखोगे तो एसआईएस नाम की एक कंपनी है, वो जो है अगेन ये भी कंपनी अगर आप देखोगे तो लिस्टेड है। तो सिक्योरिटी वाली सर्विसेज के अंदर इनका जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। और आपका जब हम आईटी प्रोफेशनल्स की बात करें और वो वाले प्रोफेशनल्स की बात करें तो वहाँ पे आपकी क्वेस्कॉर्प नाम की एक कंपनी है, जो कि अगेन जो है आप स्टडी कर सकते हो, ये भी आईएफएम सेक्टर के अंदर ही आती है। केटरिंग सर्विसेज से इनके कुछ जो है 6% के आसपास रेवेन्यूज आ रहे हैं। तो ये इंटरेस्टिंग है। ओवरऑल आईएफएम सेक्टर अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा ग्रोइंग सेक्टर है, क्योंकि चीज़ें जो है धीरे धीरे आउटसोर्स हो रही है। पहले कंपनी क्या करती थी, सारे ऑपरेशंस मतलब हाउस कीपिंग वाला ऑपरेशन भी हो गया या बाकी ऑपरेशंस हो गए, सारी चीज़ें जो है इंसोर्स करके रखते थे। अब यार कंपनी चाह रही है कि ये लोग जो है अपने कोर ऑपरेशंस पे ज़्यादा फोकस करें और ये सारे जो अलग अलग चीज़ें ना ऑपरेशंस की वो आउटसोर्स कर दे। तो इसलिए आईएफएम वाले सेक्टर के अंदर जो है हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट्स देखने मिल रही है।
तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब एज ऑफ नाउ अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो ये लोग जो है वाटर ट्रीटमेंट के अंदर भी एंटर करे और मैनेजमेंट ये बता रहा है कि इनके जो वाटर ट्रीटमेंट के जो मार्जिन है ना वो कंपैरेटिवली इनके बाकी बिजनेस के मार्जिन से जो है बेटर हमें देखने मिलेंगे। फिर इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो 2021 में कंपनी के 71% ऑफ रेवेन्यूज जो है आईएफएम से आते थे। एज ऑफ नाउ 47% ऑफ रेवेन्यूज जो है आईएफएम से हमें आते हुए देखने मिल रहे। अब आपका जो आउटसोर्स्ड आईएफएम ऐसे वो कुछ ग्रो कर रहा है, अबाउट 14% सीएजीआर के आसपास ग्रो करना एक्सपेक्टेड है। और फिर इसके साथ साथ आपका स्टाफिंग एंड पेरोल मैनेजमेंट एक्सपेक्टेड है कि आपका 23 से 28 तक कुछ 20% सीएजीआर के आसपास ग्रो करे। और आपका सिक्योरिटी गार्ड वाला मार्केट भी जो है बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे ग्रो कर रहा है, वही 20% के आसपास। तो ओवरऑल ग्रोथ रेट स्ट्रॉन्ग है सारी कंपनीज के अंदर। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये सारी कंपनीज आप रीड करो। वैल्यूएशन कंफर्ट भी जो है हमें सारी कंपनीज के अंदर देखने मिल रहा है। बस जैसे कि मैं बात करूं तो एवीपी इंफ्रा के अंदर आपको एग्जीक्यूशन देखना पड़ेगा उनका। आपका जो दूसरा कंपनी है क्रिस्टल के अंदर भी आपको एग्जीक्यूशन देखना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पे इनकी डिपेंडेंसी जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो जैसे कि अगेन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ से कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स अगर हमें कैंसिल होते हुए देखने मिल रहे हैं, कुछ और इश्यूज देखने मिल रहे हैं, तो इन कंपनीज को जो है रिस्क आ जाता है। अब विंटेज कॉफी के अंदर आपको कैपेसिटी एक्सपेंशन ट्रैक करनी है। जीएसएम फॉइल्स के अंदर आपको देखना है कि यार कमोडिटी के अंदर वॉलेटिलिटी ज़्यादा ना हो। और जब आप विवियाना पावर जैसी कंपनी ट्रैक कर रहे हो तो ऑर्डर बुक तो इनके पास हेल्दी पड़ी हुई है, आपको बस इनके पास जो है एग्जीक्यूशन ट्रैक करना है। जो गाइडेंस मैनेजमेंट दिया हुआ है वो हमें एग्जीक्यूट होता हुआ देखने मिल रहा है क्या, तब जो है इन कंपनीज के अंदर जो है हमें री रेटिंग देखने मिल सकती है। एज इन्वेस्टर हमारा मैक्सिमम काम जो है ट्रैकिंग होता है। स्टॉक के नाम तो आपको कोई भी दे देगा, आराम से आप जो है उसमें आराम से देख सकते हो, कहीं भी मिल जाएंगे आपको स्टॉक के नाम। आप एक्स पे भी किसी का थ्रेड पढ़ोगे तो आपको स्टॉक के नाम मिल जाएंगे, लेकिन एट दी एंड हमें जो है इस तरीके से डिटेल्ड बिजनेस मॉडल समझना होता है। किसी भी कंपनी का समझना होता है कि यार उस कंपनी के अंदर जो है हमें क्या चीजें ट्रैक करनी है। और एज इन्वेस्टर हमारा मैक्सिमम काम जो है, मैक्सिमम टाइम जो है ट्रैकिंग के अंदर ही जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे ही जो है मेजर चीजें इन्वॉल्व होती है। तो इतना ही रखूंगा वीडियो। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। इक्विटी रिसर्च मास्टर क्लास का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने अब तक रजिस्टर नहीं किया है तो जल्द से जल्द रजिस्टर कर लो, क्योंकि आपको जो है प्राइस इसका इंक्रीज होते हुए दिखेगा 1999 से 2999 पे। अब एज ऑफ नाउ आज जो है सैटरडे है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब प्राइस जो है ट्यूसडे को जो है इंक्रीज होने वाला है। तो जल्द से जल्द जो है अगर आपने मास्टर क्लास के लिए अब तक रजिस्टर नहीं किया है तो जल्द से जल्द रजिस्टर कर लेना। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि देखो मास्टर क्लास के अंदर जो आपको वैल्यू मिलती है ना वो 100x ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ आपका नॉलेज। क्योंकि एज इंडियन सिटीजन स्टॉक मार्केट के बारे में प्रैक्टिकली सीखना जो है आपका जो है नेशनल राइट बनकर आता है। और इस मास्टर क्लास के अंदर आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलती है, जैसे कि कौन से सेक्टर की कंपनीज की वैल्यूएशन किस तरीके से करते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स की कंपनी को किस तरीके से स्टडी करते हैं, किस तरीके से आप जो है मेरे लेवल की रिसर्च कर सकते हो। तो सारी चीजें जो है आपको मास्टर क्लास के अंदर सिखाई हुई है। इसके साथ साथ आपको जो है एडिशनल रिसोर्सेज भी दिए जाते हैं मास्टर क्लास के अंदर, जैसे कि सेक्टर रिपोर्ट्स हो गया या फिर मेरी खुद की पर्सनल पीपीटी हो गई जो कि मैंने यूज़ की हुई है। तो सारी चीज़ें जो है आपको प्रोवाइड की हुई है। और मास्टर क्लास देखने के बाद आपको अगर डाउट आता है कोई भी बिजनेस रिलेटेड या कोई कंपनी रिलेटेड, तो आप मुझे जो है एक्स में डीएम्स के थ्रू जो है रीच आउट कर सकते हो। मैं सारे डीएम्स जो है पर्सनल रिप्लाई करता हूँ। दैट्स इट। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कौन सी कंपनी या कौन से सेक्टर पे वीडियो चाहिए। दैट्स इट। आयुष मर्दा साइनिंग ऑफ।